स्टूडेंट, हमारा 8th टॉपिक फिनिश हो गया था हिंदी ग्रामर का। ये हमारा 9 टॉपिक है जो समास है। आज हम इसी को देखेंगे। तो समास होता क्या है? सबसे पहले समास क्या होता है? संक्षिप्त करने की विधि होती है। किसी शब्द को संक्षिप्त करने की विधि होती है नए शब्द बनाने के लिए या मतलब नए शब्दों का निर्माण करने की एक प्रक्रिया होती है समास, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों के बीच में, है ना, दो या दो से ज़्यादा शब्दों के बीच में आने वाले विभक्ति के अंश को हटा देते हैं और उसे हटा के उसे संक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब दो शब्द होते हैं, उनके बीच में से विभक्ति को हटाकर और छोटे से छोटे रूप में उसका नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द जिनका कि आपस में संबंध भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी दो शब्द जोड़ दिए, मतलब आपस में उनका रिलेशन होना चाहिए। उनको और संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है समास। समझ में आ गया होगा। समास में दो पद होते हैं। कौन से होते हैं दो पद? पहला होता है पूर्व पद, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तर पद। और जब इन दोनों पदों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनता है, मतलब जब इन दोनों पदों को मिलाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? समस्त पद। ठीक है, पहला पद क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा पद होता है उत्तर पद। और जब इन दोनों को मिला के नया शब्द का निर्माण किया जाता है तो बन जाता है समस्त पद। ठीक है, जैसे आप कोई भी शब्द उठा लीजिए, जैसे नील कमल है, ठीक है। अब नील कमल क्या है? पूरा एक शब्द है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद। ठीक है, लेकिन जब हम इसका समास बनाएंगे, समास में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो हम इसे लिखेंगे नीला है जो कमल। ठीक है, यहां तक आपकी समझ आ गई होगी। और जब हम समस्त पद को फिर से, यानी कि नील कमल को पहले की तरह अलग अलग करके उसमें जो पारस्परिक संबंध है उसे स्पष्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। वो समास विग्रह कहलाएगा। जैसे देखिए, घोड़े पर सवार या राधा और कृष्ण। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया घोड़े पर सवार, ये राधा और कृष्ण, ये क्या है? ये समास विग्रह हैं। लेकिन जब हम इसे समास में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? राधा कृष्ण या घुड़सवार। ठीक है, लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तो ये घोड़े पर सवार कर देंगे और राधा और कृष्ण लिख देंगे। यानी ये क्या हुआ? मतलब हमने राधा कृष्ण का क्या किया? समास विग्रह किया, तो राधा और कृष्ण कर दिया। ऐसे ही घुड़सवार का समास विग्रह घोड़े पर सवार कर दिया। तो ये आपकी समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं इसमें। और समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अभी हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द अथवा सामासिक पद कहते हैं। दो या अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। सामान्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें 4 प्रकार के दिए हुए हैं, वैसे 6 प्रकार के होते हैं समास। इसमें 2 कम दिए हैं, उसका भी रीजन है, मैं अभी बताऊंगी। आप देखिए कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि तथा द्वंद्व समास। और 2 समास हमारे इसमें है, द्विगु समास है एक, और एक हमारा कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अव्ययीभाव समास: जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे प्रतिदिन,
यथासंभव, आमरण इत्यादि। देखिए उदाहरण दिए हुए हैं, ये आप लोग देखिएगा किस तरह से है। अनुकूल यानी कि ये विग्रह किया है मन के अनुसार, अनुरूप रूप के अनुसार, अव्यागत अभी आगत, आजन्म जन्म से लेकर आमरण मृत्यु तक, इस तरह से ये दिए हुए हैं। ठीक है, इधर भी दिए हुए हैं ये यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, शीघ्रता से, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है, ये हैं इसके उदाहरण अव्ययी भाव के। अब इसमें भी इसके कई पार्ट हैं। अव्ययी सॉरी इसके नहीं है, वो आगे है, हम लोग देखते हैं। तत्पुरुष समास के कई पार्ट हैं। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है। देखिए इसमें जो हमने देखा था अव्ययी भाव का क्या होता है, जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो, मतलब जिस भी शब्द का पहला पद प्रधान हो, मतलब कुछ अर्थ निकल रहा हो उसका। ठीक है, और दूसरा पद क्या हो, अव्यय, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी पहचान है। यानी कि देखिए इसमें मन का मतलब तो निकलता है, लेकिन के अनुसार अनुकूल है ना, ऐसे ही इसमें दिया हुआ है। यथा, स्थान, इस तरह से ये बने हुए हैं। और तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, अंतिम पद प्रधान होता है इसमें। ठीक है, ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है। मतलब तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद तो क्या होता है विशेषण, यानी कि विशेषता होती है कोई, और द्वितीय पद क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ऐसे समास 3 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु। तत्पुरुष के 6 भेद हैं। ये हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना। ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि किस तरह से बनाते हैं इसे। जैसे कट फोड़वा, तो काठ को फोड़ने वाला। ठीक है, मतलब क्या है, कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। ग्रहागत, ग्रह को आगत। शत्रुधन, शत्रु को मारने वाला। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। आगे है करण तत्पुरुष के उदाहरण, ये इसमें दिए हुए हैं। इसके ही कई पार्ट हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषण होता है। आगे इसमें है संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण, ये इस तरह से दिए हुए हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। अपादान तत्पुरुष के उदाहरण, संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। देखिए ये इस तरह से, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ये इस तरह से आएंगे नहीं। मैंने ये आपको इसलिए बताया है डीपली कि जिससे आपको पता रहे कि मतलब इसके कितने पार्ट है, कितने भेद हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वहाँ पे जो एग्ज़ाम में आएगा, तो वो आपके ये जो हैं मेन जो आपके हैं समास, ये 4 इसमें दिए हैं। वैसे 6 के बारे में आप आएगा, तो आप उन्हीं को देखिएगा। ये इस तरह से दिए हुए हैं, इसमें कितने पार्ट दिए हुए हैं, 1 मिनट, ये 4 पार्ट इन्होंने दिए गए हैं, सॉरी 1 मिनट, ये जो तत्पुरुष समास के 6 भेद दिए गए हैं, तो ये आपको नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी तत्पुरुष समास का उदाहरण एक ही आएगा, चाहे ये अपादान में आए, चाहे कर्म में आए, चाहे करण में आए, चाहे संप्रदान का आए, कोई भी आए, लेकिन आपको यही पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है या किस में तत्पुरुष समास है। इसी तरह से आता है, और वैसे ऐसे आया नहीं है कि अलग अलग पूछा गया हो, या कह भी नहीं सकते, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन ये जो 6 मेन ये दिए हुए हैं समास, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि इसके कौन कौन से हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं
और वैसे भी समास 6 होते हैं। इसमें 4 दिए हुए हैं तो आप 4 ही याद कीजिएगा, बाकी मैं आपको अभी अलग से और समझा दूंगी, क्योंकि ये यूपी टेट का सिलेबस है तो आप इसी के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ वो है तो सही, लेकिन यूपी टेट की जो बुक में दिया हुआ है आप उसी को याद कीजिएगा, उसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूंगी आगे। चलिए देखते हैं। ये पहला अव्ययी भाव देख लिया था हमने। दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? करण तत्पुरुष के उदाहरण, और ये दूसरा संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। आगे देखते हैं, ये आप देख लीजिए इनके उदाहरण अच्छी तरह, क्योंकि बहुत कोर्स है हमारा, मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, मैं मेन कोर्स आपको करा रही हूँ। फिर यह है हमारा तीसरा कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, इनके लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास 4 प्रकार के होते हैं: विशेषण पूर्वपद, विशेष पूर्वपद, विशेषणोभय पद तथा विशेषोभय पद। ये 1 मिनट, हाँ, इसके 4 पद होते हैं कर्मधारय समास के भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसके उदाहरण हैं। मैंने आपको ये नील कमल वाला तो दिया था अभी, ये कर्मधारय का उदाहरण था। आगे अभी मैं और आपकी ये एक्सरसाइज कराऊंगी, तब मैं अच्छे से बताऊंगी। ये देखिए द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान जो है वो है कि इसमें गिनतियाँ आती हैं, ठीक है, अंकों का इसमें मतलब संख्या होती है इसमें द्विगु समास में। याद रखिएगा, जहाँ संख्या है वहाँ द्विगु समास है, ठीक है। जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि द्विगु समास कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। समाहार द्विगु समास और उपपद प्रधान द्विगु समास, ठीक है। ये देखिए इसमें संख्याएं: त्रिभुवन, नवग्रह, चौराहा, 3 भुवनों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार, 4 ग्रहों का समाहार, चतुर्वेद, पंचमुख, त्रिमाही। जहाँ संख्या है वहाँ द्विगु समास है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक आगे है बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ब्लर हो गया, 1 मिनट। इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। देखिए इसकी क्या पहचान है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन सारे ही पदों को मिलाकर कोई अर्थ निकलेगा, नहीं तो कोई इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने एक भी पद छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, 1 मिनट, ये हाँ अब सही हो गया। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। मतलब ये हुआ कि जब हम पूरा इसका अर्थ निकालेंगे, पूरे शब्द का अर्थ निकालेंगे, सारे ही पद का, तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा, अदरवाइज कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। वीणा पाणी, वीणा है कर में जिसके अर्थात सरस्वती। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। ये
ये भी साफ आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो बहुव्रीहि समास अलग ही पता चल जाते हैं। बहुव्रीहि हुए, द्विगु समास हुए या द्वंद्व समास हुए, ये अलग ही पता चल जाते हैं। और बाकी की पहचान है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, लेकिन इन्हें तो याद रखने जैसा कुछ है नहीं। आप लोगों को खुद ही जब एग्जाम्पल देखेंगे तो याद आ जाते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, ये याद रखिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व तथा वैकल्पिक द्वंद्व। तो इसके क्या हैं देखिए, अब आप लोग समझ जाएंगे। अन्न जल, यानी कि दोनों ही पद प्रधान है, दोनों का ही मतलब निकलता है, और ये एकदम द्वंद्व यानी कि अपोजिट हैं एक तरह से, ठीक है, अपोजिट होते हैं ये। जैसे अन्न और जल, अन्न और जल कर दिया हमने यहाँ, अन्न जल का। आग पानी, आग और पानी, ठीक है। मारपीट, मार या पीठ। धन दौलत, धन दौलत आदि, ठीक है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य इत्यादि। तो ये क्या है, द्वंद्व, अपोजिट एक तरह से होते हैं, ठीक है। ये इनकी पहचान है। देखिए उसमें 4 समास दिए हुए थे, इसमें 6 समास दिए हुए हैं। एक बार इसे भी हम देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास या अथवा सामासिक पद कहलाता है। इसमें पद मिलकर एक हो जाते हैं तथा पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। शब्दों में संबंध को प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को समास विग्रह कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। समास के भेद, अब इसमें देखिए 6 भेद दिए हुए हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। मतलब अव्ययीभाव की क्या पहचान है, जिसका पहला पद प्रधान हो। याद रखिएगा, जहां पहला पद प्रधान है वो अव्ययीभाव समास है, ठीक है। इसके उदाहरण दिए हुए हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रतिक्षण, हर क्षण। आमरण, मरण तक। निरोग, रोग रहित, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम पद प्रधान है वो अव्ययीभाव समास है। तत्पुरुष समास, इसमें देखते हैं। जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा व्यक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त। अब देखिए यश प्राप्त अधूरा अधूरा लग रहा है, ठीक है। यश को प्राप्त हुआ, मतलब इसमें क्या छुपा हुआ है, यश और प्राप्त है ही, लेकिन क्या छुपा हुआ है, को हुआ, ठीक है। यानी यश को प्राप्त हुआ। रचनाकार, रचना को करने वाला। अब इसमें रचनाकार दिया हुआ है लेकिन इसमें कुछ शब्द लुप्त हैं यानी कि छुपे हुए हैं। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। शोकाकुल, शोक से आकुल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ये क्या है, तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। देखिए इसमें क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है किसी चीज की। अब इसमें दिया हुआ है नीलकमल, तो इसमें क्या दिया है, विशेषण दिया हुआ है। नील यानी कि नीला, तो किसकी ये विशेषता है, कमल की विशेषता है। यानी कि पहला पद क्या है, विशेषण, और दूसरा पद कौन सा है, कमल, यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है, तो कमल, कमल की विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है, नीला है। तो यानी कि यहाँ क्या है, कर्मधारय समास, यानी कि प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तम पद प्रधान, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र, यानी कि पीत यानी कि पीला, ठीक है। महासागर, महान है जो सागर। सज्जन, सत है जो जन। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु, यानी कि प्रथम पद प्रधान, यानी विशेषता, ठीक है। द्विगु समास मैंने आपको बताया था कि जहाँ संख्या है वहाँ द्विगु समास है, यानी कि पहला पद वहाँ पे संख्या होगा। द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिदेव,
3 देवताओं का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा 3 रंगों वाला। त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। आगे है द्वंद्व समास। ये भी मैंने आपको बताया था। द्वंद्व समास यानी कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है, एक तरह से फाइट करना, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से अपोजिट होते हैं, 2 शब्द होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्ण यानी कि राम और कृष्ण। राजा रंग राजा और रंग। अन्न जल अन्न और जल। 25 5 और 20। हरिहर हरि और हर। विष्णु और शिव को हरिहर कहा गया है, ठीक है। विष्णु को हरि कहा गया है और हर शिव को। ये हमारे द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास। इस सामासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब हम इस पूरे शब्द को मिलाएंगे तभी उसका कोई अर्थ निकलेगा, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे नीलकंठ। नील है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये नीलकंठ किसके लिए यूज होता है, शिव के लिए, क्योंकि उनका कंठ नीला था। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। लंबोदर किसके लिए कहा जाता है, गणेश जी के लिए। मुरारी, मुर यानी राक्षस के अरि, कृष्ण यानी कि मुर के अरि राक्षस। मुर का मतलब होता है राक्षस और अरि का मतलब है कृष्ण, यहाँ से मुरारी। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिनके शिव। अब देखिए यहाँ आप लोग कहेंगे त्रि आ गया यहाँ, तो अब ये क्या है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो द्विगु समास है क्योंकि इसमें संख्या आ गई त्रि। लेकिन त्रिलोचन इसका वैसे तो कोई अर्थ नहीं बन रहा ना। अब इसमें देखिए इनका अर्थ बन रहा था सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, त्रिलोचन। अब इसका आप कैसे बनाएंगे, 3 आंखें, नहीं ना, इसका कोई अर्थ बन रहा है नहीं, तो इसलिए त्रिलोचन। यहाँ पे क्या है, 3 लोचन है जिसके, यानी कि 3 आंखें 3 नेत्र हैं जिसकी, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, शिव के लिए, तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास। वज्रांग, जिसका अंग वज्र का है, यानी कि बजरंग, ठीक है। अब मैंने समास विग्रह आपको बताए ही थे, फिर भी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा सही से दिया हुआ है। समास के उन सभी शब्दों कारक चिन्हों को पुनः ले आना जिनका लोप कर समास बनाया गया हो, समास विग्रह कहलाता है। वही चीज़ मैंने जो अभी बताई थी कि समास कैसे जब हम कोई शब्द बनाते हैं, 2 शब्दों को या कई शब्दों को मिला के एक शॉर्ट में या संक्षिप्त रूप में एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं। लेकिन उसी शब्द को दोबारा से तोड़ के अलग अलग करके उसकी विभक्ति करके जब हम शब्द बनाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कमल के समान चरण, यानी कि चरण कमल, ठीक है। समास विग्रह में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी, समास में विद्यमान शब्दों एवं लुप्त हुए शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि समास का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो सके। समास विग्रह में यथासंभव समास के मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, उसके समानार्थक शब्दों का नहीं। जैसे चरण कमल का विग्रह कमल के समान पैर या पंकज के समान चरण नहीं किया जाना चाहिए। देखिए समास विग्रह किन शब्दों का होगा, जिन शब्दों का समास विग्रह करेंगे उन्हीं शब्दों को तो यूज करेंगे। ये थोड़ी ना कि उनके समानार्थी शब्द हम यूज कर लें, ऐसे नहीं होता। समास विग्रह में जो शब्द का हम समास विग्रह कर रहे हैं वही शब्द यूज किए जाते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ी सी ये टेबल समझा देती हूँ। समास होता है उसका
समास में दो पद होते हैं, ठीक है। पहला पद उसका होता है, पहले पद को हम बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है, और दूसरे पद को हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। आपने देखा दो शब्द मिला के समास बनता है, जैसे कि ये हुआ राधा कृष्ण हुआ, है ना। मैं आपको बता दे रही हूँ, एक मिनट, ये राधा कृष्ण, तो जैसे इसका हम बनाएंगे तो राधा और कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण, समझ लीजिए से। तो ये क्या है, राधा कृष्ण क्या है, समास, ठीक है। अब ये राधा और कृष्ण, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ आ गई होगी। लेकिन और जब हम इन्हें दोबारा से जोड़ देंगे, दोबारा से हमने इन दोनों को जोड़ दिया, पूर्व पद और उत्तर पद को, तो ये क्या हो गया, समस्त पद, ठीक है। ये हो गया हमारा समस्त पद। समझ आ गया समास क्या होता है। उसके बाद समास के भेद, समास के भेद कितने हैं, आप लोग 6 याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययीभाव समास, आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना, और छठा है हमारा बहुव्रीहि, सॉरी ये वाला, ये वा है, बा नहीं है, गलती से हो गया, बहुव्रीहि समास। ये है इनके 6 पार्ट, और बाकी मैंने इसके, एक मिनट, और मैंने तत्पुरुष के भी 6 पार्ट बताए थे, 6 भेद, कौन कौन से थे, सॉरी, पहला करण तत्पुरुष, जगह नहीं है इधर, पुरुष, दूसरा संप्रदान, तीसरा अपदान, थोड़ा यहाँ पे लाइन कर दे रही हूँ, नहीं तो ये इसके हैं ना, तत्पुरुष समास के ही हैं ये। चौथा संबंध, और पांचवा अधिकरण, और छठा कर्मधारय। तो ये इसके भेद हैं और ये समास हैं, और आपकी समझ ही आ गए होंगे, मैंने सारे समझा ही दिए हैं। और कोई चीज़ रह गई होगी तो वो मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगी। आप इस चार्ट को देख लीजिए अच्छी तरह, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो समास को समझने में या किसी भी चीज़ को तो बताइएगा, मैं बता दूंगी आपको। समास के 6 भेद हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये आप, 6 भेद हैं इसके। और ये तत्पुरुष समास के भी हैं, तो वो उसी, बस आप 6 ही याद रखिए, इनके कम आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम से पहले, तो ये क्लियर तो होना चाहिए। खैर जितना है, ऐसा नहीं कि आधी चीज़ें छूट जाएं, और जैसे भी होगा मैं और बता दूंगी। आप लोग अच्छे से याद करिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हम लोग जल्दी जल्दी अपना कोर्स अब हिंदी
एक तरह से हिंदी ना बस ये लग रहा है जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर हम और कोई सब्जेक्ट उठाएं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया और बीच में गैप काफ़ी हो गया है। इस चक्कर में ये पीछे रह गया हमारा कोर्स। फिर हम और सब्जेक्ट उठाएंगे तब आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे, इसकी भी कराएंगे। खैर बस वो चक्कर क्या है कि छुट्टियां काफ़ी हो गई और त्यौहार हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा बोरियत सी आ गई कि पीछे रह जाता है ना कोर्स, तो थोड़ा सा बस मन नहीं लगता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे, अभी टाइम है। आप लोग अच्छे से याद करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।